हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फिनिशर 360 डिग्री में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं लेकर के आया हूँ पूरे 1000 क्वेश्चन और इससे आपके 50 से 60% बिल्कुल यहीं से मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है। चाहे आपका संविधान का हो, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, पुस्तकें हो, पुरस्कार, सम्मान, दिवस, इकोनॉमिक्स, कुछ भी हो, ओवरऑल कंप्लीट पैक है 1000 क्वेश्चन का। इस वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे क्वेश्चन बनाने में बहुत दिन लगे हैं। 3 से 4 दिन का समय लग गया है इन सबको कंप्लीट करने में। और ये वीडियो की तैयारी मैं 3-4 दिन से ही कर रहा था कि मैं आपके लिए एक मैराथन लेकर के आऊँ। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना स्कोर भी चेक करना। ये आपका स्कोर भी बताएगी, ये आपकी इस तैयारी को भी बूस्ट करेगी। समझ गए ना? तो बिना देरी के हम स्टार्ट कर लेंगे दोस्तों। बस छोटी-सी अपील रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट में लिख देना सब्सक्राइब पीडीएफ। चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। पहला हम देखेंगे सबसे पहले विमुद्रीकरण, क्योंकि जो टॉपिक आपके लिए एग्जाम में आते हैं वो सभी के सभी हमने इस वीडियो में ले लिए हैं। चलिए बिना देरी के पहले विमुद्रीकरण टॉपिक वार वीडियो है ये। आपको सब कुछ मिलेगा इसी वीडियो में। 1000 क्वेश्चन का कंप्लीट पैक है आपका। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है कि विमुद्रीकरण किसको कहते हैं। विमुद्रीकरण कहते हैं आपके जिसमें विमुद्रीकृत नोटों को लेन देन के लिए स्वीकार नहीं किया जाता। यानी हम बताते हैं, जब हम पुराने नोटों को चलन से बाहर कर देते हैं तो उसको बोलते हैं विमुद्रीकरण, और उसके स्थान पर जब नए नोट चला लेते हैं उसको बोलते हैं विमुद्रीकरण, उसको ही बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि मुद्रा कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन सारे लेवल वाले क्वेश्चन हैं। तो मुद्रा 3 प्रकार की होती है। पहले सिक्के के रूप में होती है, दूसरे नोट के रूप में, और तीसरे डिजिटल करेंसी के रूप में होती है, जैसे आपके एटीएम कार्ड होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रा को कौन जारी करता है। तो मुद्रा कौन जारी करता है, भारत सरकार और आरबीआई। दोनों ही तो मिलकर जारी करते हैं मुद्रा को, भारत सरकार और आरबीआई। नेक्स्ट, आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि आरबीआई ने स्वतंत्रता से पहले कितने रुपए का पहला नोट जारी किया था। तो 5 रुपए का पहला नोट जारी किया गया था 1938 में जारी किया गया था। कब किया गया था, 1938 में। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने स्वतंत्रता के बाद कितने रुपए का पहला नोट जारी किया। स्वतंत्रता से पहले 5 रुपए का, स्वतंत्रता के बाद 1 रुपए का नोट 1949 में जारी किया था। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण BRBNM की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण BRNBM की कितनी प्रेस है। इसकी स्थापना 1975 में। इसकी 2 प्रेस हैं। पहली आपकी मैसूर कर्नाटक में है, दूसरी सालबनी पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्का अधिनियम कब लागू किया गया। तो सिक्का जो हमारे मिंट्स बनते हैं, सिक्के बनते हैं, 2011 में अधिनियम लाया गया। कब लाया गया, 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सरकार कितने रुपए तक का सिक्का जारी कर सकती है। भारत सरकार को कितने रुपए तक का सिक्का जारी करने की है। तो ये 1 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक का सिक्का भी जारी कर सकती है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक को नोट छापने का एकमात्र अधिकार किस धारा के तहत है। तो ये धारा 22 के तहत है। आरबीआई एक्ट 1934 में आया था, जिसके तहत 1 अप्रैल, ये सब क्वेश्चन आगे लिए हैं इसलिए मैं लिखूंगा नहीं जाता है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। धारा 22 के तहत नोट छापने का एकमात्र अधिकार है आरबीआई के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोट पर रुपये शब्द कितनी भाषाओं में लिखा गया है। जो नोट पर रुपये शब्द लिखा गया है वो 17 भाषाओं में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि नोट के पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं। तो नोट के पैनल पर 15 भाषाएं होती है। कितनी होती है, 15 भाषाएं। नेक्स्ट आपका कि वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। आपके 26वें गवर्नर है ये। कौन से हैं, 26वें नंबर के गवर्नर है। नेक्स्ट, SPMCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 10 फरवरी 2006। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूरा टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो हर टॉपिक का निचोड़ है, बिल्कुल सार है जो आपके सामने रखा हूँ। ज्यादा टफ के चक्कर में मत पड़ना दोस्तों, 2026 यूपीएससी का एग्जाम को याद रख लेना। ज्यादा टफ के चक्कर में रहोगे तो गलत, जो आसान है ना वो भी गलत करके आ जाओगे। तो जितना बताया जा रहा है बस उतना पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप देखिए आपकी तैयारी का बूस्ट हो जाती है बिल्कुल। भारत में कितनी टकसाल है? टकसाल कितनी है? तो 4 होती है जहां सिक्के डाले जाते हैं, जैसे मुंबई में, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में 4 टकसाल है। भारत में करेंसी नोट प्रेस कहाँ, कितनी है? करेंसी नोट प्रेस है हमारी 2। करेंसी नोट प्रेस एक तो नासिक में है, और दूसरी बैंक नोट प्रेस देवास, ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। कौन पर है? ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत में अब तक कुल कितनी बार नोटबंदी हुई? तो नोटबंदी भारत में कितनी बार हुई? 3 बार हुई है टोटल। एक बार 1946 में हुई थी, 1978 में, और 2016 में। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद कितनी बार हुई, तो 2 बार हुई, 78 और 2016। अगर स्वतंत्रता से पहले पूछे कितनी बार हुई, तो 1 बार हुई 1946 में, क्योंकि 1947 में देश आजाद हुआ था। नेक्स्ट, 1946 की नोटबंदी में कौन से नोट बंद किए गए थे? इसमें 1000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। कौन से? 1000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे, लेकिन 1957 में दोबारा चला दिए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट, 1978 की नोटबंदी में कौन से नोट बंद किए गए थे? भाई 1940 में 1000, 10,000, और 1978 में 1000 का भी था, आपका 5000 का भी था, और 10,000 के नोट बंद किए गए। देखो इतने नोट चले थे भारत में, 10,000 का भी नोट था। समझ गए? नेक्स्ट, 1978 की नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई जी थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। 1978 की नोटबंदी के समय वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री कौन थे? हरिभाई पटेल। कौन थे वित्त मंत्री? हरिभाई पटेल। नेक्स्ट, 1978 की नोटबंदी के समय गवर्नर जनरल कौन थे? आईजी पटेल। यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ। 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी जो रात में 8 बजे करी गई थी, कौन से नोट बंद किए गए थे इसमें? तो सब जानते हैं इसको, 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे। 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे। 2016 की नोटबंदी में अमान्य नोटों की कीमत कितनी थी? अमान्य नोट कितने थे? तो 15.41 लाख या 41 लाख करोड़ रुपए थे अमान्य नोट जो थे नोटबंदी में। और नोटबंदी में बैंक तक कितने नोट वापस हुए थे? 15.28 लाख करोड़ रुपए वापस हुए थे, लगभग 99% या 99.3% के करीब। एक्यूरेट डाटा यही है कि 99.3% के करीब नोट वापस हुए थे, जबकि थे कितने? 15.41। पुराने नोट जमा करने की अंतिम तिथि क्या थी? तो 30 दिसंबर 2016। 30 दिसंबर 2016। नेक्स्ट, नोटबंदी 2016 की खबर सबसे पहले किस अखबार ने दी थी? ये अकीला नामक गुजराती अखबार था। कौन सा था? गुजराती अखबार। इसने सबसे पहले 1 अप्रैल 2016 को ही बता दिया था। 1 अप्रैल 2016 को। सोचो, 8 नवंबर में हुई थी और 1 अप्रैल को ही बता दिया था इसने कि नोटबंदी हो जाएगी, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट, 2000 के नोट वापसी की अंतिम तिथि क्या थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। ये 30 सितंबर 2023 थी। 30 सितंबर 2023। नेक्स्ट, 2000 रुपये के नोट कुल कैश में कितने थे? तो 10.8% थे टोटल कैश में। 2016 की नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री जी कौन थे? नरेंद्र मोदी। नोटबंदी के समय वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली थे। नेक्स्ट, 2016 की नोटबंदी के समय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल। नेक्स्ट, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के छोड़कर अन्य सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये होते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल के। आपको समझ में आएगा, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव भारत सरकार, और बाकी सभी नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल के होते हैं। भारत से प्रभावित होकर किन अन्य देशों ने विमुद्रीकरण किया? तो कौन कौन से देश थे? ऑस्ट्रेलिया और वेनेजुएला ने भी कर लिया। नेक्स्ट, नोट छापने के कितने कारखाने हैं? तो 5 कारखाने हैं नोट छापने। कितने? 5। नोट छापने की स्याही कहाँ से प्राप्त होती है? ये बैंक नोट प्रेस देवास जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहां से होती है, एमपी वाले से। ठीक। नोट छापने का कागज कहाँ से प्राप्त होता है? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं आपसे। नेक्स्ट, यूपीआई कब लॉन्च किया गया? ये भी है 11 अप्रैल 2016 को। 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। भीम यूपीआई कब लॉन्च किया गया? तो भीम यूपीआई कब लॉन्च किया गया? 30 दिसंबर 2016 को।
₹1 से लेकर 1 लाख तक का भुगतान कर सकते हैं आप यूपीआई से। यूपीआई तथा भीम यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? ये एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, एनपीसीआई द्वारा। भीम की फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसको बताया जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर इनका नाम भीम ये यूपीआई रखा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारतीय नोट पर 1935 से 1938 तक किसका चित्र था? जॉर्ज पंचम का। जॉर्ज पंचम का था, इंग्लैंड के सम्राट थे। महात्मा गांधी के फोटो वाली नोट कब से जारी करी गई? 1996 से आप ये नोट देख रहे हो, जब से महात्मा गांधी जी की फोटो आने लगी। ठीक है। पहली बार कब तथा किस नोट पर महात्मा गांधी का चित्र छपा था? तो 1987 में पहली बार, 1987 में पहली बार 500 रुपए के नोट पर इनका चित्र छपा था। कितने? 500 रुपए के नोट पर। रुपए का जो ये चिन्ह है, ये किसने डिजाइन किया था? ये उदय कुमार ने किया था। किसने? उदय कुमार। अब इसमें कुछ देख लेते हैं कि भारत में अब तक कितनी बार रुपये का अवमूल्यन हुआ। अवमूल्यन उसको कहते हैं जब हम विदेशी मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा को कम कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो है निर्यात बढ़ जाता है। मतलब विदेशी ग्राहक ज्यादा बढ़ाने के लिए जब हमारी मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, मानो $1 जो है, $1 अगर है इस समय, मानो अगर 72 रुपए का है, अगर हम $1 को उसके बाद 80 रुपए का कर दे, तो इससे क्या होगा कि डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी। तो विदेशी लोग, हमारा सामान सस्ता हो जाएगा तो विदेशी लोग क्या करेंगे? खरीदेंगे। और इससे आयात कम हो जाता है। क्यों आयात इसलिए कम हो जाता है? आयात इसलिए कम हो जाता है कि जब हमारे $1 की कीमत 80 रुपए के बराबर है, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं बचते, तो हम विदेशी चीज खरीद नहीं पाते, क्योंकि हमारी मुद्रा का मूल्य डाउन पड़ जाता है। और ये अवमूल्यन जो किया जाता है ना, ये मुद्रा का जो ज्यादा स्फीति होती है या फैल जाती है, या आय को समान करने के लिए किया जाता है। तो अवमूल्यन टोटल 3 बार हुआ है। पहली बार 1949 में, 1966 में और 1991 में। ये 3 बार अवमूल्यन किया गया है। कितनी बार? 3 बार। अब आरबीआई द्वारा जारी नोटों पर अंकित चित्र को याद करने की हम एक ट्रिक बताते हैं। आराम से ध्यान करना, बिल्कुल समझ में आएगा। कि इसमें देखो ट्रिक है कि ट्रैक्टर पर बैठकर, ट्रैक्टर पर बैठकर कौन रो रहा है? हम्पी रानी, सच्ची लाल। मैंने कहा कि भाई ट्रैक्टर पर बैठकर कौन रो रहा है? तो उसने कहा हम्पी रानी रो रही है। मैं कह रहा सच्ची में लाल यार, हम्पी रानी रो रही है? कह लगा यस। तो हमें स्टार्ट करना शुरू से आखिरी तक, ये आपको याद रख लेना है। जैसे ये 5 का नोट है, 10 का नोट है, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000। यहां से हमें क्रम वाइज ही स्टार्ट करना है, क्योंकि क्रम वाइज ही ट्रिक बनी है। तो ट्रैक्टर का चित्र बना है 5 रुपए के नोट पर। 10 रुपए में यानी कौन रो रहा है? यानी कोणार्क। कौन रो, यानी कोणार्क। रोरा का मतलब होता है एलोरा, रोरा, एलोरा। तो 20 रुपए के नोट पर एलोरा। हम्पी, हम्पी का मतलब हम्पी का रथ, 50 रुपए के नोट पर। रानी की वाव, 100 रुपए के नोट पर। सच्ची का मतलब सांची का स्तूप, ये 200 रुपए के। और लाल का मतलब लाल किला, 500 रुपए के नोट पर। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और 2000 रुपए का नोट आप मंगलयान से याद कर सकते हैं, तो नॉर्मल है, ये सबको पता है कि मंगलयान का था इस पे। तो आगे चलते हैं। तो अब आपके को टॉपिक क्लियर हो चुके हैं इतने। अब हम दूसरा टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, आपका एफडीआई, जिसमें आपको टोटल क्वेश्चन दिखाए जाएंगे और एफडीआई से संबंधित आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए, बहुत पावरफुल टॉपिक है, आप इसको देखना। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, 40 से 50 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50वां आ गया कि एफडीआई का पूरा नाम क्या है? एफडीआई का पूरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं एफडीआई को, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। दूसरा है कि एफडीआई का मतलब क्या होता है? एफडीआई क्यों की जाती है? क्या मतलब है इसका? क्या इसका अर्थ है सही से? तो इसका है कि जब हम विदेशी निवेश जो सीधे कंपनी में लगाया जाए, जब हम कोई विदेशी कंपनी भारत की किसी कंपनी में डायरेक्ट हिस्सेदारी कर देती है, तो उसको बोलते हैं एफडीआई। और एफडीआई होती है वो 10% से प्लस ही हो सकती है, 10% से कम नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, 10% से कम नहीं हो सकती भैया, ये आपको याद रख लेना है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी और इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
एफडीआई किस में होता है? तो एफडीआई किस में होता है? ये होता है किसी कंपनी या उद्योग में सीधा निवेश। शेयर बाजार में एफडीआई नहीं होता, वो होता है एफपीआई होता है। ठीक है, वो होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट, भारत में एफडीआई नीति कौन बनाता है? एफडीआई नीति कौन बनाता है भारत में? डीपीआईआईटी बनाता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये है, ये भारत में एफडीआई की नीति बनाता है। ये आपको याद रख लेना है। इतना समझ में आ गया आपके? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका, ये एफडीआई नीति कौन बनाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन इसमें कितने हो चुके हैं? इसमें टोटल 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसमें 5वां जो 54वां क्वेश्चन जो है, एफडीआई को नियंत्रित कौन करता है? तो एफडीआई को नियंत्रित कौन करता है? तो इसको आरबीआई भी, रिजर्व बैंक भी करता है, डीपीआईआईटी भी करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करती है। तो उसको सभी नियंत्रित करते हैं। कौन करते हैं? सभी नियंत्रित करते हैं इसको। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एफडीआई के कितने मार्ग हैं? एफडीआई के कितने मार्ग हैं? तो एफडीआई के कितने मार्ग हैं? एफडीआई के 2 मार्ग होते हैं। एफडीआई के 2 मार्ग होते हैं, एक तो ऑटोमेटिक रूट होता है, एक होता है गवर्नमेंट रूट। सब कुछ क्वेश्चन में है तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एफडीआई का मार्ग है? एफडीआई का मार्ग कौन सा है? तो ये दोनों है, ये ऑटोमेटिक भी और गवर्नमेंट भी। तो दोनों मार्ग एफडीआई के हैं, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक मार्ग क्या होता है? तो ऑटोमेटिक मार्ग में क्या होता है? सरकार की अनुमति चाहिए या नहीं चाहिए? देखो, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। इसमें सरकार की अनुमति नहीं चाहिए, किंतु निवेश के बाद आपको आरबीआई को सूचना जरूर देनी पड़ेगी। देखो, इसमें किसकी सरकार की अनुमति तो नहीं चाहिए, परंतु निवेश करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? जब आप निवेश करेंगे तो आपको आरबीआई को सूचना देनी पड़ेगी। इसके बाद निवेश करने के बाद दे दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट मार्ग में क्या होता है? तो गवर्नमेंट मार्ग में आप क्या कर सकते हैं? सरकार तथा संवित मंत्रालय की मंजूरी होती है, सीधे निवेश करते हैं। क्या करते हैं? इसमें आपको सरकार की अनुमति चाहिए गवर्नमेंट वाले में, और संबंधित मंत्रालय की भी मंजूरी चाहिए। किसकी? संबंधित मंत्रालय की भी। नेक्स्ट, भारत में एफडीआई कब शुरू हुआ था? तो भारत में एफडीआई कब शुरू हुआ था? ये बताओ, कब शुरू हुआ था भारत में एफडीआई? कब शुरू हुआ था? तो ये 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद। ये सारे एफडीआई के जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आराम से देखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है जो नेक्स्ट है, ऑटोमेटिक मार्ग में किसका कंट्रोल होता है? तो ऑटोमेटिक मार्ग में कौन कंट्रोल करता है? सरकार, निवेशक, आरबीआई, उपरोक्त सभी। तो ऑटोमेटिक में तो सबका कंट्रोल रहेगा। ऑटोमेटिक में तो सबका कंट्रोल रहेगा या नहीं रहेगा? बताओ। ऑटोमेटिक में आरबीआई, सरकार, सबका कंट्रोल रहता है। ये बताइए किसका रहेगा? नहीं, ऑटोमेटिक में, ऑटोमेटिक में मात्र निवेशक का कंट्रोल रहता है। जो निवेश करता है उपरोक्त सभी इसमें नहीं होगा। यही तो यहाँ पर फंसाने वाला क्वेश्चन था आपका। यही तो फंसाने वाला क्वेश्चन था जो आप समझ नहीं पाए। इसमें केवल निवेशक का कंट्रोल रहता है ऑटोमेटिक में। देखो, ऑटोमेटिक में निवेशक का कंट्रोल रहता है। समझ गए? नेक्स्ट, एफडीआई के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? एफडीआई के कितने प्रकार होते हैं मुख्यतः? तो एफडीआई के मुख्यतः 3 प्रकार की होती है एफडीआई। कितनी? 3 प्रकार की। नेक्स्ट, हॉरिजेंटल एफडीआई या क्षैतिज एफडीआई क्या होती है? सबसे पहले हम इसको यहां पर समझ लेते हैं कि माना कोई व्यक्ति चीन में आइसक्रीम बेचता है और वो भारत में भी आइसक्रीम का काम करे, तो उसको बोलते हैं, जैसे इसमें है समान बिजनेस किंतु अलग देश में, यानी सेम बिजनेस अगर हम किसी देश में करते हैं तो उसको हॉरिजेंटल या क्षैतिज एफडीआई बोलते हैं। क्षैतिज एफडीआई। नेक्स्ट, वर्टिकल एफडीआई क्या होता है? जिसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। इसमें होता है, वर्टिकल में आपका क्या होता है? जब कंपनी सप्लाई चेन के किसी एक हिस्से में निवेश करे, सप्लाई चेन के किसी एक हिस्से में निवेश करती है तो उसको वर्टिकल एफडीआई बोलते हैं। अब सप्लाई चेन क्या है वो आगे बताऊंगा। सप्लाई चेन जो है क्या होता है? इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट का फैक्ट्री से लेकर आपके हाथ तक आने का जो पूरा रास्ता है वो आपका सप्लाई चेन होता है। इसमें मान लो एप्पल इंक जो कंपनी है, वो आईफोन की, वो आईफोन बनाती है। तो सबसे पहले क्या करेगी वो? सबसे पहले क्या करेगी वो? सबसे पहले कच्चा माल खरीदेगी, फिर उसके पार्ट्स बनाएगी, फिर मोबाइल बनाएगी, फिर देशों में ट्रांसपोर्ट करेगी, फिर दुकान पर जाएगा, फिर आपके हाथ तक पहुंचेगा। तो इनमें से अगर वो मान के चलो चीन की एक कंपनी है, अगर वो मोबाइल के पार्ट्स बना रही है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? वर्टिकल एफडीआई, क्योंकि उसमें अपने ही बिजनेस के किसी एक हिस्से में वो निवेश कर रही है।
नेक्स्ट, वर्टिकल एफडीआई ऊर्ध्वाधर एफडीआई कितने प्रकार की होती है? तो ये कौन कौन सी कितने प्रकार की होती है? ये होती है आपकी दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। एक होती है बैकवर्ड, कच्चा माल जिसमें लेने के लिए निवेश करते हैं जिसमें। दूसरी होती है फॉरवर्ड वर्टिकल, जिसमें तैयार माल बेचने के लिए करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया? इतना इतना आपकी समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई क्या होती है? कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई क्या होती है? कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई क्या होती है? तो इसमें होता है कि जब कंपनी पूरी तरह अलग सेक्टर में निवेश करती है तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। जैसे कोई मोबाइल कंपनी किसी होटल के बिजनेस में निवेश करे, कंपनी तो मोबाइल की लेकिन अलग, बिल्कुल अलग निवेश कर लिया पूरी तरह से, जैसे होटल में तो कोई लेना देना नहीं मोबाइल का और होटल का, कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म एफडीआई क्या होती है? प्लेटफॉर्म एफडीआई क्या होती है ये हमें बताना है कि प्लेटफॉर्म एफडीआई क्या होती है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा एक देश में उत्पादन तथा तीसरे देश में बेचना, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एफडीआई। कैसे? माना कोई कंपनी चीन की है और भारत में मोबाइल बना रही वो, किंतु बेच कहाँ रही? जापान में। कंपनी चीन की काम भारत में कर रही, बेच जापान में रही, तो उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एफडीआई। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए भैया, एफडीआई के भी टॉपिक है क्वेश्चन इसमें। नेक्स्ट, ब्राउन फील्ड एफडीआई क्या होती है? तो ब्राउन फील्ड एफडीआई क्या होती है ये आपको बताना। देखो, पहले से मौजूद कंपनी या फैक्ट्री को खरीदना या उसमें निवेश करना। यानी अगर कोई पहले से ही कोई फैक्ट्री है, या मैंने बोलूं कि मोबाइल की कोई कंपनी है पहले से ही और मैं उसी में निवेश कर दूं, तो उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड एफडीआई। क्या होती है? ब्राउन फील्ड एफडीआई। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ग्रीन फील्ड एफडीआई का मतलब होता है कि बिल्कुल नई कंपनी या फैक्ट्री शुरू करना, उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड एफडीआई। तो आपका ये ए हो जाएगा 69 का। नेक्स्ट, क्या एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए होती है? ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना कि क्या एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए? तो बिल्कुल होती है, लॉन्ग टर्म के लिए ही तो होती है एफडीआई। क्या एफडीआई में निवेशक का कंट्रोल होता है? बिल्कुल होता है कंट्रोल, निवेशक का बिल्कुल कंट्रोल होता है भाई। नेक्स्ट, एफडीआई की न्यूनतम सीमा कितने प्रतिशत होती है? न्यूनतम सीमा तो भैया 10% होनी चाहिए, 10% से कम तो आप कर ही नहीं सकते। और एफडीआई की अधिकतम सीमा कितने प्रतिशत होती है? तो एफडीआई की सीमा 10% से ज्यादा कितनी भी आप कर लो, 10% से तो कम नहीं होगी, पर अगर 10% से कम होगी तो वो एफपीआई होती है। क्या होती है? एफपीआई। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं हम कि एफडीआई किस सेक्टर में सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा होती है वो सेवा सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा। सेवा क्षेत्र में बैंक में क्या शामिल है? तो इसमें बैंक भी होता है, ई कॉमर्स भी होता है, टेलीकॉम होता है, उसमें सभी शामिल होते हैं सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर में एफडीआई लिमिट कितनी होती है? अगर आप प्राइवेट सेक्टर में एफडीआई लिमिट देखें कि कितनी होती है, तो इसकी कितनी होती है? ये होती है आपकी 74%। प्राइवेट सेक्टर में कितनी? 74%। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट में एफडीआई लिमिट कितनी होती है? वो तो प्राइवेट सेक्टर में लिमिट 74%, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट की बात करें तो उसमें 49% होती है। सारे क्वेश्चन थोड़ा टफ है भाई भैया, देखो याद तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट में एफडीआई लिमिट 49% से ज्यादा होने पर अगर क्या होगा? अगर 49% से ज्यादा हो गई तो आप उसमें आप क्या कर सकते हैं? तो इसमें बताया है कि इसमें सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी आपको। 49% से ज्यादा ही सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। पब्लिक सेक्टर बैंक में एफडीआई लिमिट कितनी होती है? जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उसमें एफडीआई लिमिट होती है 20%। कितनी होती है? 20% होती है, 20% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट कितनी होती है? तो इंश्योरेंस में होती है आपकी 74%। कितनी? 74। नेक्स्ट है कि टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई लिमिट कितनी होती है? तो टेलीकॉम सेक्टर में आपकी होती है पूरी 100% होती है। कितनी होती है? 100%। नेक्स्ट, सिंगल ब्रांड रिटेल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, में एफडीआई लिमिट कितनी होती है? अगर आप एफडीआई टॉपिक को और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो मैंने इसमें प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाकर के वो पूरी आसान भाषा में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि ये रैपिड फायर क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन कराने हैं तो मैं थोड़ा तेजी से चलूंगा। सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई लिमिट कितनी होती है? तो इसमें होती है, सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई लिमिट कितनी होती है? ये 82 में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 100%। और ये 100% जो होती है केवल ऑटोमेटिक रूट में होती है। किसमें?
ऑटोमेटिक रूट में। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई लिमिट कितनी होती है? मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई लिमिट कितनी होती है? वो 51% होती है। ये आपको भूलना, सिंगल में 100, मल्टी में 51 है, भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एफडीआई लिमिट कितनी होती है? तो इसके आपका सही जवाब हो जाएगा 100% होती है। कितनी? 100%। और ये जो 100% होती है आपकी, ये पूरी ऑटोमेटिक होती है। ई कॉमर्स सेक्टर में एफडीआई लिमिट कितनी होती है? तो ई कॉमर्स सेक्टर में आपकी होती है 100%। ई कॉमर्स में भी 100%, ये भी होती है आपकी ऑटोमेटिक होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर जो होते हैं उसमें एफडीआई लिमिट कितनी होती है? एफडीआई लिमिट कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 26%, प्रिंट मीडिया में 26%। डीपीआईआईटी तथा एफडीआई किस मंत्रालय के अंदर आते हैं? ये आपको बताना है। तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं कि एफपीआई का पूरा नाम क्या है? एफपीआई का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। समझ गए? नेक्स्ट, एफपीआई का मतलब क्या होता है? एफबीआई का शेयर तथा बॉन्ड में निवेश करना ही एफपीआई होता है। याद रख लेना, अगर आप फैक्ट्री लगाओगे तो एफडीआई, और जहां शेयर बॉन्ड आ जाए एफपीआई। याद, बस इतना याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एफपीआई में किस प्रकार का निवेश होता है? तो एफपीआई में लॉन्ग टर्म नहीं होता, एफपीआई में शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म शेयर बाजार होता है, तो इसमें शॉर्ट टर्म का ही निवेश होता है। नेक्स्ट, क्या एफपीआई में निवेशक को कंट्रोल मिलता है? ये पूछा गया है, क्या निवेशक में कंट्रोल मिलता है? तो इसमें नहीं मिलता, एफपीआई में नहीं मिलता। 10% से कम लगा रहे हो उसमें भी आपको कंट्रोल चाहिए। तो 92। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफपीआई में हिस्सेदारी कितनी होती है? तो एफपीआई में जो हिस्सेदारी होती है वो 10% से कम होती है, क्योंकि 10% से ज्यादा पर तो आपका एफडीआई हो जाएगा। एफपीआई में निवेशक क्या करता है? एफपीआई में निवेशक क्या करता है? तो वो शेयर खरीदता है, क्योंकि ये शेयर से संबंधित है। जहां शेयर दिखे वहां एफपीआई आंख बंद करके लगा देना। नेक्स्ट, एफपीआई का उद्देश्य क्या है? तो एफपीआई का मुख्य उद्देश्य होता है जल्दी लाभ कमाने के लिए तो की जाती है, शेयर खरीदे जाते हैं जो। एफपीआई का प्रकृति कैसी होती है? ये स्थायी होती है या ये अस्थायी होती है, ये आपको बताना। तो ये अस्थायी होती है एफपीआई। नेक्स्ट, एफपीआई तथा एफडीआई में मुख्य अंतर क्या होता है? एफपीआई और एफडीआई में मुख्य अंतर किस चीज का है? कंट्रोल का है, क्योंकि एफपीआई में आपको कंट्रोल नहीं मिलता, एफडीआई में कंट्रोल मिलता है। पीपीपी मॉडल का पूरा नाम क्या है? पीपीपी मॉडल का पूरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप। जब सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर के आपस में करते हैं तो ये पीपीपी मॉडल बन जाता है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पीपीपी मॉडल में कौन काम करता है? इसमें कौन करता है? दोनों काम करते हैं, पब्लिक और गवर्नमेंट। जैसे मान लो कि सरकार सड़क बनवाना चाहती है और पैसे है कम, तब क्या होगा? एक फॉरेन कंपनी से एफडीआई आएगी, फॉरेन कंपनी आती है और सरकार के साथ मिलकर सड़क बनाती है, प्रॉफिट दोनों शेयर कर लेते हैं। सड़क बनवानी तो क्या करोगे? सरकार के पास पैसे कम है तो विदेशी कोई कंपनी कहेगी कि मैं पैसे लगा दूंगा, तो ठीक है, सरकार कहेगी आ जाओ भाई निवेश कर ले। उसके बाद दोनों मिलकर सड़क बनाएंगे और जो प्रॉफिट होगा दोनों पैसा बांट लेते हैं। ठीक है। पीपीपी मॉडल के किसके फायदे क्या होते हैं? इससे पैसा भी जल्दी आता है, टेक्नोलॉजी भी आती है और जॉब भी बढ़ती है, तो परोक्ष भी इसके फायदे हैं आपके। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, ये आपके उत्तर प्रदेश की शिक्षा के संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं की पूरी जानकारी के बारे में क्वेश्चन है। हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया है दोस्तों, रैपिड फायर सुपर फास्ट सीरीज। 1000 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे इसमें। देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम में किस राज्य से मिलती है? तो पश्चिम में मिलती है आपकी हरियाणा से। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? बनारस के लिए बनारस वाराणसी आपका रहेगा। उत्तर प्रदेश में लंगड़ा किसकी किस्म है? तो लंगड़ा आम है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में सबसे फेमस आम मलिहाबाद का। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश किन चीजों से घिरा है? तो उत्तर प्रदेश 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से घिरा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? टोटल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो पूर्व में बिहार है। नेक्स्ट, एक नाटक जिसमें अर्धकथा कहानी तथा गीतों का प्रदर्शन होता है तो वो होता है स्वांग। हरियाणा में भी वैसे फेमस रहता है ये। उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाविद्यालय हैं? तो ये 7105 महाविद्यालय है टोटल। उत्तर प्रदेश में कुल कितने डिजिटल लाइब्रेरी विश्वविद्यालय है? डिजिटल 47 है। उत्तर प्रदेश में कहाँ का पेठा प्रसिद्ध है? तो ये आगरा का पेठा प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्च तापमान का कारण क्या है? ये कर्क रेखा के निकट होने के कारण यहाँ उच्च तापमान है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अवधी मुगल व्यंजन के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ है।
सबसे ज़्यादा यहीं का फेमस है। यूपीएफा का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। उत्तर प्रदेश एजुकेशन फॉर ऑल। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित देवगढ़ मंदिर उदाहरण है, उत्तर गुप्त काल का उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्च तापमान का कारण क्या है? कर्क रेखा के निकट होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। किसकी? कांच की चूड़ियां। किस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और स्वायत्ता प्रदान करना? यह है आपका मिशन शक्ति कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में पुरुष की कढ़ाई से बुना कुर्ता क्या कहलाता है? शेरवानी है, आप सबने पहना होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? वो पलाश है। क्या है? पलाश है। नेक्स्ट है कि भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय थीम क्या है इसकी? यह रोमांटिक यानी रोमानी और भक्तिपूर्ण दोनों का मिश्रण है। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन का नाम क्या है? विधान परिषद बोलते हैं, इसमें 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ खोला गया? ये खोला गया आपका प्रयागराज में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना में। याद रखोगे कि लठ बरसा दिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नृत्य नाट्य कहानी और फुटवर्क के लिए जाना जाता है, कथक होता है, जिसमें नाटक नाचते हुए कथक कही जाती है। नेक्स्ट आपका है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत वाले शैक्षणिक संस्थान के लिए जाना जाता है? बनारस में आपका, वाराणसी में रहता है आपका। उत्तर प्रदेश में शेरा नृत्य कहाँ का मनाया जाता है? ललितपुर में। आप कैसे रखोगे? आजा मेरे शेर मेरे लाल आजा, ऐसे याद रखोगे। उत्तर प्रदेश में कहाँ की चिकनकारी प्रसिद्ध है? लखनऊ की चिकनकारी फेमस है। चिकनकारी का मतलब होता है जब हाथ से कपड़े पर बुनाई करी जाती है, उसको चिकनकारी कहते हैं। नेक्स्ट, उत्कर्षिताकारी भी कहते हैं उसको। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। राधा तथा कृष्ण के द्वितीय प्रेम का गुणगान करने वाले गीत रशिया, ये ब्रज में मिलेंगे आपको। ठीक है। ऑपरेशन कायाकल्प किस राज्य से संबंधित है? ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में भदोई किसके लिए फेमस है? कालीन उद्योग के लिए फेमस है भदोई। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प हो जाएगा पलाश। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? ये प्रयागराज में लगता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय स्वायत्त संग्राम यानी शहीद संग्रहालय कहाँ पर है? मेरठ में, क्योंकि यहाँ से 1857 में क्रांति हुई थी। उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रसिद्ध विश्व धरोहर कितने हैं? 3 हैं। आगरा का किला है, ताजमहल है और फतेहपुर है। याद कैसे रखोगे कि मैं तेरे 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 किले में आकर के तेरे ताज को फतेह करूंगा। मैं तेरे किले में आकर तेरे ताज को फतेह करूंगा और क्या करूंगा? छा जाऊंगा। छा जाऊंगा तो तेरे किला यानी 83, तेरा ताज आकर तेरा ताज ग्रहण करूंगा, फतेह करूंगा तो छा जाऊंगा यानी 86, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में भारत माता मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में है। कुंभ मेले को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया? 2017। इंपोर्टेंट। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा? कथक है भैया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहार और उसमें मेले, हम इसको पढ़ेंगे अभी। जा चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति हुई थी लखनऊ शहर में हुई थी। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नैमिषारण्य सीतापुर जिले में पड़ता है भैया। ताजमहल कहाँ स्थित है? यह है आगरा जिले में। उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। कथक संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? ये वाराणसी में हुआ था। उत्तर प्रदेश का सुप्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? ये कजरी है। प्रसिद्ध हिंदी साहित्य लेखक राहुल शंकरदयाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये आजमगढ़ जनपद में हुआ था। नेक्स्ट, आपका है कि कथक का प्रख्यात नर्तक कौन है? ये बिरजू महाराज है कथक के। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पर है? ये सारनाथ में है। राहुला लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड से है। प्रसिद्ध कोकिला वन मंदिर कहाँ पर है? ये मथुरा में है। नेक्स्ट, महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल की नींव कहाँ रखी गई थी? बहराइच में रखी गई। कार्तिक लोक नृत्य संबंधित है? ये बुंदेलखंड से संबंधित है। सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सैयद सालार मेला आयोजित किया जाता है? ये बहराइच में आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किसे तुर्की दरवाजा के नाम से जाना जाता है? रूमी दरवाजा है। ये 60 फीट इसकी हाइट है। 60 फीट है लखनऊ में। 84 गुम्बद स्मारक उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ये कालपी में। कालपी कहाँ पड़ता है? जालौन में। उत्तर प्रदेश के किस कलाकार को भारत रत्न मिला था? ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है जो शहनाई वादक है। उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में पड़ता है, जो 1986 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ये सिकंदरा में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का यह नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। तो हुरका बोल, धान की बैल होती है, मक्के की बैल होती है, तो इससे याद रख सकते हैं।
बुंदेलखंड का यह नृत्य एक पुरुष तथा द्वारा महिला के वेश में ढोलक और नगाड़ों के साथ किया जाता है, राई नृत्य है। चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य है? ये उत्तर प्रदेश के हैं। मथुरा किसकी जन्मस्थली है? भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। नेक्स्ट है कि इस नृत्य में एक महिला अपने सिर के ऊपर दीपकों को एक स्तंभ को संतुलित करती है, उसको बोलते हैं चरकुला, इंपोर्टेंट है। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। लखनऊ स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? ये आपकी 60 फीट है। लखनऊ महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1975-76 में। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक मेला जिसमें हिंदू तथा मुसलमान दोनों आते हैं, उसको बोलते हैं नौचंदी का मेला, मेरठ में लगता है। राधा तथा कृष्ण के द्वितीय प्रेम का गुणगान करने वाले गीत कौन से हैं? रसिया ब्रज में होते हैं। बनारस के रामनगर में रामलीला का मंचन कितने दिन तक होता है? इसमें 31 दिन तक होता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है? ये व्यास ऋषि को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है किराना घराने से। अमीर खुसरो कासगंज पटियाली में इनका जन्म हुआ था। किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली के सितार तबले के आविष्कारक भी थे। उत्तर प्रदेश में लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना में, लठ बरसाना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? सहारनपुर में। 51वां शक्तिपीठ था, माता का सती का शीश गिरा था यहाँ पर। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलहकुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये आगरा में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ बाराबंकी में, लखनऊ से 21 किलोमीटर। दीवारी पाई डंडा कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये बुंदेलखंड से संबंधित है। प्रसिद्ध तबला वादक गुदई महाराज किस घराने से संबंधित है? ये बनारस घराने से संबंधित है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में राजस्व पुलिस प्रशासन के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की स्थापना कब हुई थी? 2006 में बनी थी ये। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता में कितने अध्याय, धाराएं तथा अनुसूचियां हैं? इसमें 16 अध्याय हैं, 234 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता में प्रथम संशोधन 2015 में किया गया। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? ये प्रयागराज में की गई थी। नेक्स्ट, प्रशासनिक दृष्टि से बीडीओ का अर्थ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख कौन होता है? मंडलायुक्त होता है। राज्य पुलिस का नेतृत्व किस रैंक के अधिकारी करते हैं? डीजीपी रैंक के अधिकार करते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम भारतीय पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी बीएन लाहिड़ी थे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी है डीजीपी, पुलिस महानिदेशक बोलते हैं। भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान क्या है? पुलिस वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर है 1090, लखनऊ में चौराहा है इसके नाम से, 1090 चौराहा लखनऊ। मुख्यमंत्री आवास से 2 किलोमीटर आगे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है? 18 मंडल है। एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। 3 प्रतियों में दी जाती है, पहली वादी की, दूसरी होती है आपकी न्यायालय के लिए और तीसरी रखी जाती है विवेचक के लिए। 3 प्रतियों में जारी की जाती है। किस जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। कलेक्ट करने का काम कलेक्टर करता है। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा ये नारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में किस जानवर का चित्र अंकित है? मछली का है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में कितने रंग होते हैं? 2 होते हैं, लाल और नीला। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में है। थाना स्तर का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? एसएचओ होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं। जिले में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? बड़े जिलों में एसएसपी, छोटों में एसपी। जिले का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है, हजरतगंज में। उत्तर प्रदेश में कितने जोन है? 8 जोन है। जोन का प्रमुख होता है आईजी, इंस्पेक्टर जनरल। उत्तर प्रदेश में कितनी रेंज है? 18 रेंज है। रेंज का प्रमुख अधिकारी होता है डीआईजी। नेक्स्ट, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये गृह विभाग की होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय के। जिले में मजिस्ट्रेट की शक्ति किसके पास होती है? डीएम के। थाने में एफआईआर दर्ज करने का अधिकार किसके पास होता है? एसएचओ के पास होता है। नेक्स्ट, डायल 112 किससे संबंधित है? पुलिस आपातकालीन सेवा से। यूपी 112 का मुख्यालय कहाँ पर है? सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ। पुलिस विभाग में सबसे निचला पद कौन सा? नहीं, 112 मुख्यालय है ये, लखनऊ सिग्नेचर बिल्डिंग नहीं है। सिग्नेचर बिल्डिंग बोलते हैं पुलिस हेडक्वार्टर को। पुलिस विभाग में सबसे निचला पद कौन सा होता है? कांस्टेबल का। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का क्या कार्य होता है? पुलिस की सहायता करना। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 किससे संबंधित है? पुलिस व्यवस्था से संबंधित है। अगर एफआईआर दर्ज करने के सच्चो मना कर दे तो आप क्या करेंगे? एसपी के पास शिकायत करेंगे। जीरो एफआईआर का मतलब होता है कहीं भी एफआईआर दर्ज हो सकती है, चाहे आप कहीं भी रहो।
उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानकारी कर लेते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुरहताल पक्षी अभयारण्य है? ये बलिया जिले में है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में किस प्रकार की मिट्टी की अधिकता है? काली कपास मिट्टी। इसको उष्णकटिबंध चरणोजम मिट्टी भी कहते हैं। रेगूर मिट्टी भी। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कंकरीली पथरीली भाबर में। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मिर्जापुर और झांसी में। लवण या नमकीन मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? आगरा अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ये गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ये होती है आपकी मथुरा में। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? टोटल 9 है। वह मिट्टी जिसमें पोटास की कमी पाई जाती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? वो जौनपुर में है। जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है 1043। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ये पटना वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो जनपद एटा में पड़ता है। ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गंगा डॉल्फिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सुसु के नाम से। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस इसका हिस्सा है? दुधवा नेशनल पार्क का। उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंध शुष्क पर्णपाती वन में पाया जाता है पलाश या टिश्यू, इसलिए इसको राज्य के पुष्प घोषित किया है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ किस लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? टोटल 4 है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर पड़ता है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जनपद उन्नाव में पड़ता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। नेक्स्ट है कि उन्नाव जिले में जो स्थित नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का नया नाम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? दुधवा, लखीमपुर खीरी में, अमनगढ़, बिजनौर और पीलीभीत में। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना किस लिए की गई थी? दलदली हिरण के लिए, जो उसकी रक्षा करने के लिए। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये जनपद चंदौली में पड़ता है। नेक्स्ट, विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये महोबा में है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा में, क्योंकि कृष्ण भगवान वहीं के थे तो ऐसे याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? महाराजगंज में। काशी किस नदी किनारे बसा है? गंगा नदी किनारे बसा है। नेक्स्ट है कि बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान है किसका? बेतवा नदी का। फुलर झील किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? पूर्वी क्षेत्र है। नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में? बुलंदशहर में पड़ता है आपका। डोलोमाइट खनिज का उत्पादन कहाँ होता है? सोनभद्र जिले में पड़ता है। अनौला तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? ये बरेली में है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला साजर पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? बांदा जिला। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चीनी चिकनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के किस जिले से हीरा प्राप्त किया जाता है? बांदा से। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सिंगरौली जिले में। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना और बजट से संबंधित कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? लगभग 20 करोड़ है। अगर एक्यूरेट जानना चाहो तो 19,98,12,341। उत्तर प्रदेश में पुरुष तथा महिला की जनसंख्या की में प्रथम है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात 912, 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर पढ़ा लिखा जिला गौतम बुद्ध नगर है, क्योंकि भगवान बुद्ध के नाम पे है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा? ये प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? जो गाजियाबाद में, यानी घनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग प्रति किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है? स्वास्थ्य सुधार और बीमारी पर नियंत्रण। देखो भाई क्या कारण बताया। उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती है। सबसे ज्यादा उपदेश दिए गौतम बुद्ध ने यहाँ पर, सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। देखो, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? ये 67.7%। उत्तर प्रदेश में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर कितनी है? टोटल में से अगर 10 घटा दोगे तो 57 महिलाएं आ जाएगी और 10 जोड़ दोगे तो पुरुष आ जाएगा। इस तरह से याद कर सकते हो ये आपका। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? रामपुर में है। उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात कितना है? 902 है आपका। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम होते हैं? ये पारसी धर्म के। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने परसेंट है? 16.5%। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का बजट 2027 किसने प्रस्तुत किया? सुरेश खन्ना, जो वित्त मंत्री है। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 का आकार क्या है? ये 9,12,696.35 करोड़ रुपए का बजट, सबसे बड़ा बजट। पिछले वर्ष की तुलना में यूपी के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 12.9%। यूपी का बजट कितने प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय के लिए समर्पित है? 19.5। वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या है? 1,20,000।
नेक्स्ट, बजट आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्तमान बेरोजगारी प्रतिशत कितना है? देखो 2.24% लोग बेरोजगार है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए? 6 करोड़। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। सतत विकास इंडेक्स एसडीजी में भारत की सुधरी हुई रैंक क्या है? 18वीं रैंक है इस समय, पहले 29वीं रैंक थी। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के कुल मोबाइल उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निर्मित होता है? 65%। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में नलकूपों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली कब से लागू की गई? 1 अप्रैल 2023 से। मुख्यमंत्री युवा द्वि विकास अभियान ब्याज मुक्त ऋण देते हैं, इसमें युवा को 5 लाख तक का। कितना आवंटन किया गया? इसके लिए 1,000 करोड़ दिया गया। वर्ष 2027 तक यूपी के टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया? 30,000 नौकरी दी जाएगी। माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये मिर्जापुर में की जा रही है। कहाँ की जा रही? मिर्जापुर में। नेक्स्ट देखते हैं, नए बजट के तहत काशी नरेश विश्वविद्यालय की स्थापना भदोई में। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? गोरखपुर में। पहला कहाँ पर है? लखनऊ में। 207 करोड़ बजट के साथ नाइट सफारी पार्क के लिए किस स्थान का चयन किया गया? कुकरेल, लखनऊ में पड़ता है, घड़ियाल के लिए फेमस भी है। वर्ष बजट 2026-27 में कुल बजट का कितना प्रतिशत कृषि के लिए आवंटित है? ये 9% है। 2027 उत्तर प्रदेश सरकार का कौन सा बजट है? ये 10वां बजट है। वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ये 3%। वर्ष 2026 में ऊर्जा के लिए कितना आवंटन किया गया? 65,926 करोड़। बजट 2026-27 में उच्च शिक्षा के लिए कितना आवंटन किया गया? 6591 करोड़, 6591। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कितना आवंटन है? 500 करोड़ का। एआई मिशन के लिए कितना आवंटन किया गया? 225 करोड़। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए कितना आवंटन किया गया? 400 करोड़। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देख लेते हैं भारतीय संविधान। पूरा निचोड़ है इसमें संविधान का, जितना बताया जाए बस उतना ही करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 1932 से महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? ये पूना पैक्ट बोलते हैं इसको, सांप्रदायिक अधिनिर्णय भी बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ये 1773 में। 1774 के में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी के तहत हुई थी। पार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य था प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन 1946 में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? लॉर्ड एमरी। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चलाया गया था शासन। 1922 में किसी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी ने। औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसी ने की थी? एम एन रॉय 1934 में करी थी। ठीक है, नेक्स्ट, किस मिशन के तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था? तो एक कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। टोटल 7 सदस्य थे इसमें। प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने पारित किया था। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ये भारत का है। भारत का संविधान कैसा है? का संविधान, ये सोचो, भारत का संविधान कैसा है? ये इसमें आप कर सकते हैं अंशतः कठोर, अंशतः लचीला, अंशतः लचीला। ये आपको यहाँ पर इतना लिखना है, ठीक। भारत संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ये संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से। भारत के संविधान में नीति के सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? इसमें ये गलत हो गया। नीति के सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश के संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई? कनाडा से ली गई है। मूल संविधान में कितने भाग, अनुसूची और अनुच्छेद है? 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 छेद। वर्तमान संविधान में कितने भाग, अनुसूचियां हैं? 25 भाग, 12 अनुसूचियां। अनुच्छेद तो 395 ही है, लेकिन ये 470 प्लस जिनके कुछ उपभाग बन गए हुए हैं। तो अगर ये बात है तो 300 है, तो 395, ठीक। नागरिकता का संबंध संविधान के किस भाग से? भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार। संविधान संशोधन का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 20 में है। किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो पहले। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची। 1985-52 में संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है, ठीक है। संविधान के अनुसार भारत एक है, राज्यों का संघ है। भारत संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान है? 5 से 11 में। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार? अनुच्छेद 11 के तहत। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेद में? 12 से 35। टोटल कितने हैं? 6 हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? टोटल 6 है।
ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और संवैधानिक। ये 14 से 18 है, 19 से 22 है, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 32। संवैधानिक विचारों के अधिकार, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। संविधान में राज्य के नैतिक सिद्धांत तत्व का शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? ये पूर्व विशेषज्ञ रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? टोटल 11 है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया 11वां। ठीक। भारतीय संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद। 79 है आर्टिकल। भारतीय संसद कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संसद सदन का सदन निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 550, क्योंकि 2 हटा दिया अब एंग्लो इंडियन। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 543 है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। राज्यसभा को सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? 245। संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 79 बोलते हैं। यदि संविधान में संशोधन प्रस्ताव के समय दोनों सदनों में मतभेद हो जाएगा तो क्या प्रस्ताव गिर जाएगा? शून्यकाल का समय कितना है? 12 से 1 बजे तक के काल को शून्यकाल कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना में किससे की गई है? ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति पद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है। भारत में कार्यपालिका का कार्याध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और इसमें राष्ट्रपति से संबंधित आपके अनुच्छेद है। ये ट्रिक है कि पकानिकों का दियो दसम। 52 में पद के बारे में, 53 में शक्ति के बारे में, 54 में निर्वाचन, 55 में कैसे तरीका होगा निर्वाचन का तरीका, कार्यकाल 56 में, दोबारा निर्वाचन 57 में, 58 में योग्यता, 59 में शर्तें, शपथ और महाभियोग 61 में। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के अनुसार भारत की 3 सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु आयु सीमा 25 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 72 में। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की गई? अमेरिका से। और राष्ट्रपति की ब्रिटेन। उपराष्ट्रपति पद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? संसद का सदस्य नहीं होता। ये भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रधानमंत्री पद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 में है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा की। नेक्स्ट देखते हैं। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल रहता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 30। लोकसभा के ही होते हैं। कौन सी समिति सरकारी फिजूल खर्च पर रोक लगाने का काम करती है? प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। नेक्स्ट, किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति को कहा जाता है। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या है? टोटल 33 है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? टोटल 25 है। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 214। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल के पद के गठन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 153 में है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 164 में। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषद का कार्य क्या होता है? राज्य के मध्य सीमा के विवाद में सलाह देना और भारत सरकार तथा राज्य सरकार को सलाह देना। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? अनुच्छेद 324 में। संघ सूची, राज्य सूची तथा समर्थ सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। संघ सूची में टोटल 100 विषय बताए गए हैं। राज्य सूची में 62 है और इसमें 52। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संघ सूची में 100 है, इसमें 61 विषय और समर्थ सूची में 52 विषय। सही है, चलो यहाँ 61 कर लो। नेक्स्ट, संविधान की कौन सी अनुसूची में 22 भाषा को उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में यह राज्यसभा संबंधी राजभाषा संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 343 से 351 तक। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 21वें संशोधन 1967 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? 3 प्रकार का आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में।
भारत में संघ राज्य क्षेत्र पर किसका शासन होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। दबाव समूह का काम होता है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाना। काम तभी करते हैं। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन में छठी में, और इन्हें छोड़कर बाकी का प्रावधान है 5वीं में। संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? भाग 9। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का वर्णन है? 9 क में। और 9 ख में सहकारी समितियां। ग्राम पंचायत की स्थापना की बात किस भाग में करी गई? भाग 4 में। कैसे? अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें, और ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में, तो इसी में हो गया ना। संविधान में 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? 73वें। इसमें टोटल कितने विषय? 29 विषय। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। और कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल होता है। राज्य का महाधिवक्ता। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे मानवाधिकार से संबंधित क्वेश्चन। चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई? 1948 में। यूडीएचआर किस संसद ने अपनाया था? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। भारत संविधान में मानवाधिकार किस भाग में? भाग 3 में, मौलिक अधिकार के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? रघुनाथ मिश्रा। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुब्रमण्यम। कह सकते हैं कि देश में राम का राज है और हमारे उत्तर प्रदेश में कृष्ण बालकृष्ण का। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बालकृष्ण। ऐसे याद रख सकते, ट्रिक है ये बस। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना? 1993 में। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। एनएचआरसी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? टोटल 6। इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, 5+1 के हिसाब से। और राज्य मानवाधिकार आयोग के कुल सदस्य कितने होते हैं? इसमें 3 होते हैं, इसमें होते हैं 2+1 के हिसाब से, एक अध्यक्ष 2 सदस्य। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? इसको राष्ट्रपति। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। तो हटाएगा केवल राष्ट्रपति, इनकी नियुक्ति अपने अपने हिसाब से करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, या तो 3 वर्ष का कार्यकाल, या फिर अगर 2 वर्ष बाद ही अब कुछ 70 साल हो जाती है तो उसको तब भी हटाना पड़ेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल भी इतना ही होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष। मानवाधिकार आयोग का मूल उद्देश्य क्या होता है? गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करना। बाल श्रम निषेध मानवाधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किस संस्था का नाम बदलकर किया गया? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। यूएनएचआरसी में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? टोटल 47। यूएनएचआरसी के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। यूएनएचआरसी के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है। यूएनएचआरसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी यूएनएचआरसी, इसमें कितने छेद है? टोटल 30। किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र। विश्व स्तर पर मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? पीसी चांग उपाध्यक्ष। ठीक। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विधान पर अनुपालन करता है। भारत ने पेरिस सिद्धांत से लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2025 की थीम है हमारे रोजमर्रा की जरूरत है, जैसे आवास, मकान, रोटी, कपड़ा। कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? एलेनोर रोजवेल्ट थे। उपाध्यक्ष पीसी चांग। थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप क्या करेंगे? डी के बसुबराम पश्चिम बंगाल वाला मैटर बताएंगे कि आप हथकड़ी न लगाएंगे, उचित वर्दी धारण करेंगे, गिरफ्तारी के समय नियमों का पालन करना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम सम्मेलन तेहरान में हुआ था, ईरान की राजधानी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसी तरह होता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, इसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। सामान्य विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रकाश वर्ष के मापन की इकाई क्या है? एक वर्ष में निर्वात प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। 1 हॉर्स पावर लगभग 740 वाट के बराबर। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। विद्युत शक्ति किलोवाट घंटा। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं? बार में।
तेल का एक बैरल 159 लीटर के बराबर। एनीमोमीटर में क्या मापता है? वायु की गति। अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। त्वरण का मतलब होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पिकोनोमीटर से। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। सागर की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के नार्को टेस्ट किया जाता है ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट। झूठ पकड़ने की मशीन इंपोर्टेंट। किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए किया जाता है? ओपिशोमीटर का। वायु दाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। अगर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो बरसात होगी, अगर अचानक गिर जाए तो तूफान, आंधी। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सीस्मोग्राफ का। ठीक है। जेट सिद्धांत किसके संबंध काम करता है? रेखीय संवेक्षण। वह वेग जिसमें उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाते हैं उसको प्लान वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करती है? संवेक्षण पर। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है अधिकतम। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक व्हीटल ने। परमाणु के नाभिक के अंदर कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? फ्लेमिंग ने। एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, विक्रम साराभाई। एथिल एथोनेट का सूत्र क्या है? CH3COO CH2CH3। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन कठिन आए तो उनको समझो भाई, छोड़ो मत। मोनोमर कैप्रोलैक्टम का बहुलीकरण किया जाता है नाइलॉन 6 प्राप्त करने के लिए। ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। इस्पात का जस्ते की पतली परत चढ़ाने को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। संघनन बहुलक होता है पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड और पॉलीकार्बोनेट को संघनन बहुलक कहते हैं। रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? द्रव का। अमोनिया गैस होती है, जब खत्म हो जाती है ठंडा नहीं देता। वह तत्व जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है क्लोरीन होता है। कार्बन 60 एक अणु है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं, इसमें 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोत्तम गुण वाला कोयला जिसमें से 80 से 95% कार्बन होता है वो एंथ्रेसाइट कोयला होता है। निष्क्रिय गैस कौन सी नहीं है? क्लोरीन निष्क्रिय गैस नहीं है। साधारण नमक का नाम होता है सोडियम क्लोराइड। वह रेडियोधर्मी धातु जिसकी विश्व का सबसे बड़ा भंडार भारत में मौजूद है, थोरियम का। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली गैस को द्रव बोलते हैं। वो एक ब्यूटेन प्रोपेन का होता है। उसमें मिथाइल मरकैप्टन इसलिए मिला देते हैं ताकि आपको गंध आए। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बायोडीजल का पौधा कौन सा? रतन ज्योति। इंपोर्टेंट है। वह खनिज जिसको पीला केक भी कहते हैं, यूरेनियम को। वह तत्व जो एक अधातु है और कक्ष तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, ब्रोमीन होता है। CSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का है ये रासायनिक सूत्र। इंपोर्टेंट। अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत का प्रतिपादन जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने। किन कोशिकाओं के कारण एक रक्त थक्का का गठन होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन किसके लिए होता है? ह्यूमनज के लिए। मानव शरीर का वह भाग जो ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित है? हड्डियां। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं, तो ऑस्टियो से हड्डी याद रख सकते हैं। पशु कोशिका में नहीं होता, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में होती है। वह खनिज जिसको पीला केक भी कहते हैं, यूरेनियम को। वह वाहिनी जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर ले जाते हैं, यूरिथेरा। यूरोक्रोम के कारण मूत्र से गंध आती है। वह जाति जिससे बाह्य निषेचन होता है वो मेंढक होता है। नेक्स्ट। मानवों में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है? कंठ या लैरिंक्स के कारण। मानव शरीर का वह अंग जो इंसुलिन पैदा करता है, अग्नाशय। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग कितना मूत्र विसर्जित करता है? 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर। किशोरावस्था में लड़कियों की महामारी की शुरुआत को कहते हैं रजोदर्शन। नेक्स्ट। बायानीलिया के शीर्ष पर क्या होता है? माधवनी होती है। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी दर आमतौर पर प्रति मिनट 60 से 75 के बीच। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। 20 से 120 दिन इनका जीवन काल होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतम ऊर्जा कहाँ होती है? वसा में। विटामिन C की कमी से कौन सा होता है? स्कवरी रोग। वह मानव रोग एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। वह मानव रोग जो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है उसको आंतरज्वर। मनुष्य की आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? उसकी आइरिस पर। नेक्स्ट। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है फल में। पौधों में पानी पोषक तत्वों के कारण संवहनी ऊतक को कहा जाता है। पौधों में जल देने को जाइलम, जल जाइलम ऐसे याद करो। पुनरुत्पादक बीज उत्पादक होता है, आलू होता है। एड्स का विस्तृत रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विषाणु के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? पोलियो। वह रोग जो फफूंद या फंगस के कारण होता है उसको दाद बोलते हैं, दाद खाज।
साइट का विस्तृत रूप क्या होता है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, इंपॉर्टेंट है। अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था 1969 में। क्रिस्पर कैस 9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है जीन के संपादन के लिए। भारत की पहली इंजन ट्रेन थी ट्रेन 18, किस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी? चेन्नई। शिखर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, जो भारत और रूस से मिलाकर बनाई गई है। भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं बेंगलुरु को। आईएनएस विक्रमादित्य किस देश के द्वारा निर्मित वहनपोत है? रूस। अग्नि 5 क्या है? कोई सी भी अग्नि हो वो सतह से सतह पर ही वार करती है। भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम क्या आता है? ब्रह्मोस। नेक्स्ट, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहता है। न्यूट्रॉन का आविष्कार चैडविक ने किया था। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? ऊष्म ऊर्जा का। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा क्यों रहता है? वाष्पीकरण के कारण रहता है। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दाब घट जाता है। भारी जल को हम डिटोरियम बोलते हैं, D2। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में बंधक के रूप में ग्रेफाइट की छड़ काम करती है। किसी अर्धचालक को कम करने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ अपवर्तन के कारण दिखाई देती है, जैसे सिक्का भी ऊपर उठा दिखाई देता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग होने के कारण प्रकाश का परिकीर्णन है। जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में से देखा जाता है तो वो काले रंग की दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष वाले लोगों में लेंस होता है अवतल लेंस, दूर दृष्टि में उत्तल। तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है लाल रंग की। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना करता है तूफान को। रक्त दाब मापने का स्पिग्नोमेनोमीटर। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है टेस्ला। अब हम देखते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत से बनाई है। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य की अंतिम शासक कौन था? काला अशोक था। मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किसने करी थी? अजातशत्रु ने। पितृहंता कहते थे। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें और अंतिम थे महावीर स्वामी। जातक कथाओं का संबंध गौतम बुद्ध से संबंधित है, इनसे जीवन की संबंधित कथाएं। तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित पाटलिपुत्र में करी गई थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में और सबसे ज्यादा श्रावस्ती में। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमें घाट पर 10 घोड़ों की बलि दी थी? भगवान ब्रह्मा ने दी थी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के पुत्र जिन्होंने 298-272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया? बिंदुसार। डायमेक से के शासन काल में आया था। अयोध्या किसकी राजधानी थी? कौशल की राजधानी थी। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई, जो वर्तमान में जाना जाता है बिहार के नाम से। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? वृद्धरथ थे। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन का शासनकाल 666-647 तक। पाल राजवंश के सर्वप्रथम शासक गोपाल थे। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क में सूर्यदेव मंदिर है। नेक्स्ट, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? मौर्य राजा अशोक ने। कलयुग 261 बीसी में लड़ा था। पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? अहमद सामदाली और मराठों के बीच में 1761 में। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को पोते ने हराया था सुलेमान सिखों ने। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? बंदा बहादुर ने। किस सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी? गुरु गोविंद सिंह ने। वह सिख गुरु जिसने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? अमृत श्री गुरु अमरदास। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की योजना रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने करी थी। काकोरी लूटकांड लखनऊ में। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान त्याग दिया 13 अप्रैल 1919 को। पाकिस्तान नाम का सबसे पहले किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। तांबे का पहली बार उपयोग ताम्रपाषाण युग में। भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, दीवारों पर चित्र के लिए। हड़प्पा काल का वह स्थल जो 3 भागों में विभाजित था, धोलावीरा पड़ता है। हड़प्पा का एक बंदरगाह था, लोथल बंदरगाह, चावल के साक्ष्य मिले हैं। वह स्थल जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले, मेहरगढ़। कपास का सबसे पहले उत्पादन कहाँ होता है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थल मिले हैं, गुजरात में। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग 6 है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और छंद है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो अघोतरणी का, और जैन ग्रंथ की बात करें तो भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? भद्रभाहु ने की थी।
नेक्स्ट, त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में क्या कहलाता? धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती की, यूपी में। न्यायनार शंखों की संख्या कितनी है? 63। ये शैव धर्म से संबंधित थे। एकमात्र अलवार संत महिला संत थी आंडाल। अलवार संत संघ की संख्या कितनी थी? 12 थी। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। कलिंग 261 बीसी। विशिष्ट द्वैत के थे रामानुज। अद्वितीय शंकराचार्य। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आता? चंद्रगुप्त द्वितीय के। योग दर्शन के लेखक पतंजलि हैं। न्याय के गौतम हैं। भारत को इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने। इन ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करा था? राजराज प्रथम ने। खुजराहो में मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम 712 में। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी पुस्तकालय में मौत इनकी। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। फारसी त्योहार नौरोज इन्होंने अपनाया था। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने। हरिहर बुक्का भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का रामानंद जी। किस युद्ध में प्रथम बार तोपों का इस्तेमाल किया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में हुई थी। नेक्स्ट, वह मुगल सम्राट जो अनपढ़ था? अकबर। वह कला जिसमें जहांगीर ने संरक्षण दिया था? चित्रकला को। न्याय की जंजीर इसने लगवाई थी। जिंदा पीर के नाम से जानते हैं औरंगजेब को। अवध का प्रथम नवाब था सादत खान। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। वह यूरोपीय जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोजा? वास्को डी गामा 1498 में। वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने ब्लू वाटर नीति अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी? पांडिचेरी में। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना करी थी? अर्जुन देव ने। राज्य हड़प नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। सन्यासी विद्रोह का पर भड़का था बंगाल में। बाल विवाह अधिनियम को अन्य किस नाम से जानते हैं? शारदा अधिनियम। वेद की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय थी, जो सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 मुंबई में हुई थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 1893 में। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। महात्मा गांधी की कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 के बेलगाम अधिवेशन, एकमात्र अध्यक्षता करी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने करी थी। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की समाज की स्थापना विनायक दामोदर मोदी, अरे सॉरी, विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर, सॉरी। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? लाला हरदयाल थे। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 1922 में। भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? विनोबा भावे को। स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? सविनय आंदोलन 1930। तीन गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 14 अप्रैल को अभी मनाई गई कल। भारत में डाक टिकट का चलन किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अब भारत का भूगोल हम देखेंगे। क्या देखेंगे? भारत का भूगोल। ऐसे तो ये आपके क्वेश्चन बहुत बैठ गए दोस्तों। 634 और ये क्वेश्चन छूट के 635। चलो कोई नहीं। भारत की मानक यमोत्तर रेखा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध दोनों में स्थित है, अक्षांश और देशांतर दृष्टि से। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे दक्षिणी छोर होता है इंदिरा पॉइंट। उत्तरी को इंदिरा कोल कहते हैं, पश्चिम को राजगिरी शर्करी कहते हैं, पूर्वी में वालांगी या किमिथु। अब भारत अपना सबसे लंबी भूसीमा किस देश के साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ, 40-96 किलोमीटर। कितनी? 40-96 किलोमीटर। 106 किलोमीटर पाकिस्तान अफगानिस्तान। भारत की मानक श्याम उत्तर होकर गुजरते हैं, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। वह जल संधि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, 10 डिग्री चैनल। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। मित्र ने गमछा झाड़ा, ऐसे याद कर सकते हैं। मित्र ने गमछा झाड़ा, ठीक है।
वह भारत का राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले निकलता है अरुणाचल प्रदेश। वह राजा जो तीन तरफ से बांग्लादेश से गिरा है उसको बोलते हैं त्रिपुरा। वह शहर जिसके राजस्थान का सफेद शहर कहते हैं उदयपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु को। विजयवाड़ा किस नदी किनारे स्थित है? कृष्णा नदी किनारे स्थित है। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य करते हैं। भारत का ग्रीनविच किसे कहा जाता है? उज्जैन को। डूरंड रेखा किन देशों के मध्य? पाकिस्तान अफगानिस्तान। भारत का प्राचीनतम भाग दक्कन का पठार है। भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ। 29वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य है? अमेरिका तथा कनाडा। ये बचपन से एमबी कर सकते हैं। ये बचपन से एमबीए, बचपन बीसीपीएन, ठीक है, बीसीपीएन 4 और 3 7। मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य है? जर्मनी फ्रांस। मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य? भारत चीन 1914 में खींची गई। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई किलो कितनी है? 15,106 किलोमीटर। अब 15,200 से कम हो गई। भारत के कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। नेपाल की सीमा सबसे ज्यादा किस राज्य से लगती है? बिहार से। वर्तमान में भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 11,098 किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा साझा करते हैं? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? गुजरात, 2340 किलोमीटर है। पहले 1214 थी। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा, 193, पहले 216 थी। भारत के किन राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पाकिस्तान से लगती है? पंजाब की, जम्मू कश्मीर की, लद्दाख, राजस्थान, गुजरात, यानी 5 लगते हैं टोटल, 2 यूटी। भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है लद्दाख है। भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी। भारत के प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र का विस्तार क्या है? 12 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मीट में अन्य संलग्न क्षेत्र मंडल और अन्य आर्थिक क्षेत्र 24 नॉटिकल मील से आगे होता है। 1 नॉटिकल मील 1852 मीटर के बराबर होता है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, 8,850 मीटर। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा? अन्नाईमुड़ी है। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर। वह सर्वोच्च पर्वत शिखर जो पूरी तरह से भारत में है, कंचनजंगा 8598 है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको शाहदरी के नाम से भी जाना जाता है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां कहाँ पर होती है? मेघालय में। ब्लू माउंटेन किसको कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां। यहाँ पर ही पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं। टोडा जनजाति पाई जाती है। वह स्थान जहाँ पूर्वी तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं, नीलगिरी। कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां किन राज्यों में स्थित है? केरल और तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी को बोलते हैं शिवालिक, ये बाह्य पर्वत श्रेणी भी है। वह पठार जिसके भारत का खनिज भंडार कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार। कच्छकरण कहाँ पर है? गुजरात में है। लूनी नदी यहीं पर समाप्त हो जाती है। भारत की 3 नदियां जिनका स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील से है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज का है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? गंगा, यमुना तथा अदृश्य सरस्वती। किसका स्थान है? इनका। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, 2525 किलोमीटर। वह स्थान जहां भगीरथी तथा अलकनंदा मिलती है, देवप्रयाग। वह नदी को जो अपने मार्ग में परिवर्तन के कारण प्रसिद्ध है, बिहार की का शोक कहते हैं इसको, कोसी नदी को। नेक्स्ट, कौन सी नदियां अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? नर्मदा तथा सोन। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी, वृतगंगा कहते हैं। वह नदी जो डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा। तीस्ता नदी जल विवाद किन देशों के मध्य? भारत और बांग्लादेश के बीच में है। यमुना तथा बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? हमीरपुर में होता है, यूपी के। एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से किसको जाना था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। वह हिमनद जो नुब्रा घाटी में स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर को सफेद पानी की झील भी कहते हैं। फूलों की घाटी के यहाँ उत्तराखंड में है। शांत घाटी केरल में है। एशिया की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील बूलर झील जम्मू कश्मीर में। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील गुजरात में। कौन सा दर्रा लेह तथा श्रीनगर को जोड़ता है? जोजिला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में है। लौटती मानसून में वर्षा कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर। भारत राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? गंगा डेल्टा, पश्चिम बंगाल। वह मृदा जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है उसको काली मिट्टी, उष्णकटिबंध चरोजा मिट्टी या रेगोर मिट्टी भी कहते हैं, कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ होता है? गुजरात में। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। राजस्थान में तांबा के उत्पादन के लिए खेतड़ी है। एल्यूमिनियम किसका महत्वपूर्ण आवश्यक है? बॉक्साइट का इंपोर्टेंट है। भारत में लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? तमिलनाडु में। किस राज्य में जिप्सम प्रचुर मात्रा में होता है? ये राजस्थान में होता है। नेक्स्ट, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। सफेद कोयला किसको कहते हैं? जल विद्युत शक्ति को। बोकारो इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से खोला गया? रूस के। झारखंड में है। इंडाल्को कहाँ पर? रेणुकूट में है। मसालों का राजा किसको कहते हैं? काली मिर्च को। सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है सूरत। शोडम क्षेत्र भुज परियोजना का संबंध राजमार्ग से है।
भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है। रसायन एवं रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह है दहेज बंदरगाह। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। वह जनजाति जो दिवाली को शौक के त्योहार के रूप में मनाती है, थारू जनजाति। चकमा शरणार्थी कहाँ से संबंधित है? ये बांग्लादेश से संबंधित है। जया, पद्मा और कृष्णा किसकी किस्म है? धान की किस्म है। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी? चावल है। कल्याण सोना किसकी किस्म है? गेहूं की। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। रबी की फसल जो सर्दियों में बोई जाती है, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू है। खरीफ की फसल जो वर्षाकालीन में होती है, ये मक्का, बाजरा, कापसा, जूट, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन और धान है। गर्मा या जायद की फसलें जो गर्मी में होती हैं, ये तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा है और पशु चारा, जिसमें कृषि तथा पशुपालन साथ साथ उसको बोलते हैं मिश्रित खेती। नेक्स्ट, गुलाबी क्रांति के समय झींगा मछली उत्पादन से लद्दाख की बकरियों की ऊन से क्या होता है? पश्मीना सोल। भारतीय कपास अनुसंधान नागपुर में है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय औषधि तथा विषय अनुसंधान लखनऊ में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। वह प्रदेश जहां सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है, एसटी, मध्य प्रदेश। गंगाटोल फिन सेंचुरी कहाँ स्थित है? ये सुल्तानगंज में है। अब हम देख लेते हैं देश, उनकी राजधानियां, मुद्रा, महत्वपूर्ण दिवस, पुरस्कार, सम्मान, अनुसंधान, पुस्तक, टेक्नोलॉजी, खेल, सब कुछ देखेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। श्रीलंका की राजधानी श्रीलंका जयवर्धने कोटे, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। भूटान की राजधानी थिम्पू है। मुंद्रा नुगलट्रम। मालदीव की राजधानी माले है। म्यांमार की राजधानी नाईपिताओ है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। नेक्स्ट, मलेशिया की राजधानी कौन सी है? कुआलालंपुर है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। ईरान की राजधानी तेहरान है। इराक की राजधानी बगदाद है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। मिस्र की राजधानी है आपकी काहिरा। केन्या की राजधानी नैरोबी है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी इंपोर्टेंट प्रिटोरिया। नाइजीरिया की अबूजा। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। जापान की मुद्रा येन है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वोन है। थाईलैंड की मुद्रा बात वोत बोलते हैं। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है। सिंगापुर की सिंगापुर डॉलर है। यूएई की मुद्रा दिरहम है। सऊदी अरब की रियाल है। नेक्स्ट, कतर की मुद्रा कतरी रियाल है। कुवैत की मुद्रा दिनार है। ब्राजील की मुद्रा रियल है या रियाल है। अर्जेंटीना पेसो। रूस की मुद्रा रूबल है। यूरोप की मुद्रा यूरो है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा फ्रैंक है। ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। कनाडा की मुद्रा कनेडियन डॉलर है। न्यूजीलैंड की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रेंड है। मिस्र की मुद्रा है पाउंड। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? भारत रत्न। पद्म विभूषण दूसरे स्थान पर आता है। पद्म भूषण तीसरे स्थान पर। पद्म श्री चौथे स्थान पर आता है। ठीक है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में जाता है? अल्फ्रेड नोबेल, 1901। नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में जाता है? 6 क्षेत्रों में। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन थे। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुए थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद का नया नाम है। इसका खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। हॉकी का जादूगर कहते थे इनको। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए? भारतीय भाषाओं के लिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार किस देश से संबंधित है? यूके से। ऑस्कर पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? लॉस एंजल्स। पुलचित पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से, 1917 में दिया गया था। गांधी शांति पुरस्कार किसके नाम पर है? महात्मा गांधी के नाम पर है। कालिदास सम्मान किस राज्य से जुड़ा? मध्य प्रदेश से। तानसेन सम्मान संगीत से। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 से। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। पद्म पुरस्कार कब दिया जाता है? जब गणतंत्र दिवस हो। नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया जाता है? नॉर्वे। भारत रत्न कहाँ दिया जाता है? क्या दिया जाता है भारत रत्न में? पदक 1954 में शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। परमवीर चक्र किसके लिए? सेना के लिए है। महावीर चक्र वीरता के लिए दिया जाता है। वीर चक्र वीरता के लिए जाता है। ऑस्कर का दूसरा नाम है अकादमी अवार्ड। मैग्सेसे पुरस्कार फिल्मपिस। यूएन पुरस्कार किससे जुड़ा है? अंतर्राष्ट्रीय सेवा से। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। भारत रत्न की शुरुआत 1954। पद्म पुरस्कार कितनी है? 3 है। खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1991 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में। अर्जुन पुरस्कार 1961 में खेल से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की याद में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब? 7 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। इंपॉर्टेंट है सब। मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को।
किसान दिवस 23 दिसंबर को, संविधान दिवस 26 नवंबर को, शहीद दिवस 30 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को, पत्रकारिता दिवस 30 मई को, बैंक का राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, डाक दिवस 9 अक्टूबर को, खेल दिवस 29 अगस्त को, एड्स दिवस 1 दिसंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, सेना दिवस 15 जनवरी को, मतदाता दिवस 25 जनवरी को, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सीवी रमन की, 1930 में मिला था इनको पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ध्यानचंद की, हॉकी का जादूगर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इंपोर्टेंट 11 अक्टूबर, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को, इंटरनेट का जनक विंडसर्फ को, डब्ल्यू का जनक टिम बर्नर्स-ली, वर्ल्ड वाइड वेब। ईमेल का आविष्कार ट्रे टॉमलिंसन ने, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है, ट्विटर का नया नाम एक्स, व्हाट्सएप किसकी कंपनी है? मेटा, 2009 में। मैं पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भारत की, पहली महिला आईपीएस थी किरण बेदी, ये भारत की चल रही है। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। नेक्स्ट, पहली महिला ओलंपिक पदक कर्णम मल्लेश्वरी, क्रिकेट का जनक देश इंग्लैंड को है, हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहते हैं, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को। आईपीएल कब शुरू हुआ? 2008 में। ओलंपिक कितने वर्ष में होता है? 4 वर्ष में। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, 2525 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत संविधान कब लगा? 1950 में। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। इसरो की स्थापना 1969 में। डीआरडीओ किससे संबंधित है? रक्षा से। नीति आयोग का 2015, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015। जीएसटी 2017 से लागू, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। डिजिटल इंडिया इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया 2015। स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ? 2016। मेक इन इंडिया 2014, स्किल इंडिया 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत 2020 में। भूकंप मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ है। सुनामी का कारण समुद्री भूकंप। चक्रवात निम्न दबाव से बनता है। ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा। बाढ़ का मुख्य कारण वर्षा होती है। ओजोन परत कौन सी गैस बनाती है? O3। CO2 किस प्रकार की गैस है? ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। पेरिस समझौता किससे जुड़ा है? जलवायु से। क्योटो प्रोटोकॉल किससे जुड़ा है? कार्बन से। G20 अर्थव्यवस्था से संबंधित है। WTO व्यापार से संबंधित है। अब हम देख लेते हैं जनसंख्या और नगरीकरण। WHO किससे जुड़ा है? स्वास्थ्य से। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 से। भारत की पहली जनगणना 1872, लॉर्ड मेयो। भारत में पहली जनगणना नियंत्रण 1881 में, लॉर्ड रिपन के काल में फिर नियमित जनगणना हुई थी। भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है? 10 वर्ष बाद। जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी? 121 करोड़। भारत में जनसंख्या कितनी? सबसे बड़ा राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या होता है? जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। भारत का सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा? बिहार है। सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। साक्षरता दर कितनी? 74.04% है। भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14। भारत में महिला साक्षरता दर 65.40। ये सब 2011 की जनगणना है। भारत का लिंग अनुपात 943 है। भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है। भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कितने परसेंट है? 17.7%। भारत में जनसंख्या विस्फोट कब हुआ था? 1951 के बाद। भारत का सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य केरल है, पढ़ा लिखा। भारत का सबसे कम साक्षर वाला राज्य बिहार है। नगरीकरण का मतलब होता है शहरों की जनसंख्या में वृद्धि। भारत में नगरीकरण की दर कितने परसेंट है? लगभग 31%। भारत का सबसे बड़ा महानगर कौन सा? मुंबई है। भारत की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली है। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू हुआ। स्मार्ट सिटी मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत सरकार द्वारा। महानगर की जनसंख्या सीमा कितनी होती है? 10 लाख प्लस होती है, उसको महानगर बोलते हैं। भारत का सबसे पहला नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास 1688 में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है। वह समाजशास्त्री जिसने ग्रामीणीकरण के विचार का विस्तार दिया था, GS घुरिये। इंपोर्टेंट हो जाएगा ये आपके लिए। नगरीकरण की दृष्टि से भारत क्या एक मध्यम निम्न वर्ग नगरीकृत देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीकरण प्रतिशत कितना है? 31.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीकरण प्रतिशत गोवा में है। जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख की नगरों की संख्या कितनी है? 53 है। जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पूछा गया 10 लाख नगरों की संख्या कितनी है? 7 है। नेक्स्ट, अब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ।
इम्पोर्टेंट है सब। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे मिश्रित है, जिसमें कृषि एवं पशुपालन साथ साथ हो। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे 1970 में हुई थी शुरुआत इसकी। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड के सुधारक कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। मोती देने वाली मछली कहाँ पकड़ी जाती है, मन्नार की खाड़ी में। सर्वाधिक समुद्री मछली कहाँ पाई जाती है, गुजरात में। कुल मछली उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा, पश्चिम बंगाल। श्वेत क्रांति का संबंध भी दुग्ध उत्पादन से, ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं इसको। पीली क्रांति का संबंध तिलहन दलहन उत्पादन से। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। इंपीरियल बैंक 1921 किन बैंकों से मिलकर बना, बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1955 में। इसका नाम क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। व्यापारिक फसलें या नकदी फसलें कौन सी होती है, ये फसलें भी होती है जिसमें से तुरंत बेचकर जल्दी लाभ कमाना, पैसा कमाने के लिए, इसलिए बोलते हैं। कपास की फसल गन्ना, तिलहन, चाय, जूट और तंबाकू है। भारत में सर्वाधिक उत्पादित खाद्यान्न चावल होते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को, इसका नाम 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। भारत की जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है, कृषि है। नेक्स्ट, हथकरघा उद्योग का उदाहरण क्या है, कुटीर उद्योग। आर्थिक नियोजन किसका संसाधनों का उचित उपयोग। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा बंद करने, मुद्रा चलाने को क्या कहलाता है, विमुद्रीकरण कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, 1921 में स्थापना। इंपीरियल बैंक भी कहते हैं। यदि किसी उत्पाद पर इको मार्क का चिन्ह है तो क्या मतलब है इसका, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, इको मार्क का मतलब होता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब हुई थी, 1988 में। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आर्थिक नियोजन विषय किसका, समवर्ती सूची का। मुद्रास्फीति को कैसे रोका जा सकता है, बजट करो पेश और सरकारी व्यय में कटौती करो और प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि करो। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट लिए गए हैं। शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण कौन करता है, सेबी करता है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक किसकी है, एम विश्वेश्वरैया की, 1934 में प्रकाशित हुई थी, इंपोर्टेंट है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने। केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में है। एग मार्क का मतलब होता है जब आपके किसी भी खाद्य फसलें जो होती है, जो खाद्य चीज होती है, उस पर एग मार्क का चिन्ह लगा होता है, मतलब वो खाने लायक है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी यूटीआई, 1964। यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया संस्था कौन सी है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 1964 में स्थापना हुई थी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे। 16वें वित्त आयोग जो वर्तमान में है उसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई, रूस से ली गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल कितना है, 1951 से 1956। ये कृषि पर बल दिया गया इसमें, और ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, 1956 से 1961, उद्योग पर बल दिया गया और नेहरू महालोनेविश मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था, समझ गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किन स्टील प्लांटों की स्थापना गई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब बनते हैं। भिलाई जो रूसी सहायता से खोला गया था, भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में जो ब्रिटेन की सहायता से खोला गया। राउरकेला उड़ीसा में जो जर्मनी की सहायता से खोला गया। किस परिषद योजना में सिंदरी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना की गई। ये चितरंजन ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में है, सिंदरी झारखंड में पड़ता है। ये चितरंजन लोकोमोटिव, इनकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 को क्यों असफल रही थी, ये भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और भीषण सूखे के कारण असफल रही थी। योजना विकास कब शुरू हुआ, 1966 से 1969 में। इसी समय हरित क्रांति की शुरुआत करी गई थी। ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, प्रथम नाभिक परीक्षण और पोखरण चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में और प्रथम नाभिक परीक्षण पोखरण में किया गया था, जो इस्माइली बुद्धा के नाम से, राजस्थान में। चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक चला था। ये किस आधार पर चलाई गई थी, ये गुन्नार मिडल की अनवरत योजना पर। गुन्नार मिडल की पुस्तक है एशियन ड्रामा। कौन सी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2 बार हुई थी, छठी पंचवर्षीय योजना, एक बार 1978 में, फिर 1980 में। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से। धूसरी या भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से, कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम खनिज उत्पादन से, सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से, इंद्रधनुष क्रांति होती है जो सभी क्रांतियों को साथ लेकर के चलती है। याद रख लेना, सब इंपोर्टेंट है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मोश उत्पादन से, बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से, रजत क्रांति का अंडा, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। नेक्स्ट, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर में है, कपास अनुसंधान नागपुर में, आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। नेक्स्ट,
नई औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। आय के वितरण में फैली विषमताओं को दर्शाने वाला वक्र कौन सा? लॉरेंज वक्र है। पहली बार रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था 1924 में एकवर्थ कमेटी के आधार पर। रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया गया था 2017 में। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे, मैक्सिको के थे ये। भारत में हरित क्रांति 1966 से 1967 में हुई थी। इसमें चावल और अनाज पर ध्यान दिया गया था। हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको है भारत में? एम विश्वेश्वरैया, और सॉरी विश्वेश्वरैया, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किन फसलों पर दिया जाता है? टोटल 24 फसलों पर दिया जाता है, रबी और खरीफ की फसलों पर। इसमें ये होता है कि सरकार एक मूल्य तय करती है कि इस मूल्य पर आपका सामान बिकेगा। अगर उस पर नहीं बिकता है, उससे कम मूल्य पर बिकता है, तो सरकार जो है वो आपकी फसल खरीद लेगी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के आधार पर? इंपोर्टेंट शिवरमन समिति। शेयर बाजार को मान्यता कौन प्रदान करता है? सेबी प्रदान करता है। भारतीय मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत 1880 में। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, किसका नियम है? ये ग्रेशम का नियम है, इंपोर्टेंट है। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? ये माल्थस ने दिया था। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनी थी? 1948 में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि को। तो दोस्तों ये 1000 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये बताना। मैंने बीच में आपको बोला नहीं, लेकिन अब जरूर बोलूंगा कि दोस्तों अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है आपके लिए, 3-4 दिन मेहनत की है, तब जाके ये वीडियो मैं कंप्लीट बनाऊँ। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपके 50 से 60% सिलेबस को कवर करेगा, और आप खुद अपने आप में महसूस करोगे कि आपको बहुत कुछ पता है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।